नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है आप लोगों को कि मैं कक्षा 9 एवं 10 की NCERT की गणित पुस्तक को हल करवाता रहूँगा और साथ ही साथ कुछ बेसिक कंसेप्ट जो महत्वपूर्ण हैं उनको भी आप लोगों को बताता रहूँगा। उसी क्रम में मेरा ये कक्षा 9 का गणित होगा जिसका दूसरा पार्ट है बहुपद। तो बहुपद समझने से पहले हमें कुछ और चीज़ों को जान लेना चाहिए, कुछ और बिंदुओं को जानना जरूरी होता है जिसके बारे में मैं पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा ताकि बहुपद आसानी से समझ सकें। उसी क्रम में देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं चर राशियाँ, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है वेरिएबल्स। अब देखिए, अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो वेरिएबल्स बना है वैरी से, और वैरी का मतलब होता है VARY, वैरी मतलब होता है चेंज। चेंज का मतलब होता है बदलना, यानी कि वे राशियां जिनका मान निश्चित नहीं होता है अर्थात बदलता रहता है, चर राशियां कहलाती हैं। इन्हें सामान्यतः अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से व्यक्त करते हैं। सामान्यतः कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजी के बड़े अक्षर से भी व्यक्त किया जा सकता है, परंतु सामान्यतः मतलब अक्सर इन्हें हम छोटे अक्षरों से व्यक्त करते हैं। अभी आप ये मान के चलिए कि जितने अक्षर होते हैं अंग्रेजी के छोटे अक्षर, उनको चर राशियां माना जाता है। आगे आप इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चर राशियां ये हो गई। इसके बाद अचर राशियां होती हैं दूसरी, जिनको अंग्रेजी में कॉन्स्टेंट्स कहा जाता है। कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है? वे राशियां जिनका मान स्थिर अथवा निश्चित होता है। यहाँ पर क्या लिखा गया है? स्थिर अथवा निश्चित होता है। इसका जस्ट उल्टा, यहाँ पे निश्चित नहीं होता है, यहाँ पे निश्चित होता है, अर्थात कभी नहीं बदलता है। इसमें बदलता रहता है, इसमें कभी नहीं बदलता। तो क्या कहलाती हैं वे? अचर राशियां कहलाती हैं। ये सामान्यतः संख्याएं होती हैं। सामान्यतः हम क्या मान के चलते हैं कि ये संख्याएं होती हैं। आगे आप और भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बहुपद समझने के लिए बस केवल इतना जरूरी है कि आप संख्याएं जितनी होती हैं, चाहे वे परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, उनको क्या बोला जाता है? अचर राशियां इत्यादि मैंने कर दिया है। ये देखिए, ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, जबकि इधर वाली सारी क्या है? परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या में दशमलव के बाद भाई डॉट 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 जरूर होता है, इसलिए यहाँ तक मैंने लिख दिया है। उसके बाद कामा लगा के अनंत संख्याएं होती हैं जिनको अचर राशियां कहा जाता है। इसके बाद आपका आता है बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक में आप ध्यान रखिए, चर और अचर राशियों को बीजगणितीय संक्रियाओं, जिसको गुणा भाग जोड़ घटाना इत्यादि के नाम से जाना जाता है, उनसे कनेक्ट कर दिया जाता है, संबद्ध कर दिया जाता है। तो देखिए क्या परिभाषा लिख रखी है हमने। ये परिभाषाएं अपने हिसाब से मैंने लिखी हैं। जब चर व अचर राशियां गणितीय संक्रियाएं कौन कौन है? प्लस माइनस गुणा भाग, अर्थात जोड़ घटाना गुणा और भाग द्वारा एक दूसरे से संबद्ध होती हैं। संबद्ध होने का मतलब कनेक्ट हो जाती हैं, तब वे बीजीय व्यंजक कहलाती हैं। जैसे x। अब देखिए, x में चर और अचर दोनों कैसे आ गया? क्योंकि x का मतलब होता है 1 गुणे x। देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, x बराबर क्या होता है? 1 गुणे x। अब देखिए यहाँ 1 भी छुपा रहता है, 1 छुपा रहता है आगे, x तो है ही है, गुणा जो कि गणितीय संक्रिया है, छुपा रहता है। तो इस प्रकार से जब कभी यक्स लिखा रहे तो उसको हम क्या मानेंगे? 1 यक्स, 1 इंटू यक्स या 1 यक्स। और इसको 1 लिखा नहीं जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसी तरह 2x की बात करें तो 2 अचर है और यक्स चर है, दोनों का गुणा यहाँ पे छुपा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ये बीजीय व्यंजक। ये भी क्या हो गया? बीजीय व्यंजक। इसी तरह देखिए, x चर है और 7 अचर है, दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह आ गया, तो ये गणितीय संक्रिया द्वारा संबद्ध हो गया, तो इसलिए क्या है? ये बीजीय व्यंजक। यहाँ पर देखिए 5x, 5 गुणे x माइनस √2। अब इसमें देखिए अचर, चर और फिर अचर, इन सबको हमने क्या किया है? गणितीय संक्रिया अर्थात गुणा भाग जोड़ घटाना इत्यादि से संबद्ध कर दिया है। अब देखिए अगला देखते हैं। अगला है 7x बटे 5, बटा भी लगाया जा सकता है। इसी तरह 7x माइनस 8y, ये भी
ध्यान रखिए अक्षर कई सारे हो सकते हैं, कई सारी चर राशियां एक दूसरे से संबंध हो गई, 7x - 8y डॉट 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 इत्यादि, ये सब क्या हैं, बीजीय व्यंजक हैं। अब आगे हम अपने टॉपिक पे आएंगे, बहुपद पे, जो हमारे चैप्टर का प्रश्नावली अध्याय का नाम है। अंग्रेजी में बहुपद को कहते हैं पॉलिनोमियल्स, और ये होता क्या है, वह बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक पद में उपस्थित चर, राशि अथवा राशियों, केवल राशि भी लिखी जा सकती है और हो सकता है कई सारी चर राशियां हों तो राशियों मैंने लिख दिया है, का घातांक ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक, अगर आप पूर्णांक नहीं समझते हैं तो हमारा कक्षा 9 का पहला वीडियो देख सकते हैं, उसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक मैंने कायदे से समझा रखा है। तो क्या होता है, ऋणोत्तर पूर्णांक जो होता है उसको पूर्ण संख्या भी कहा जाता है। ऋणोत्तर पूर्णांक अर्थात 0 से लेकर के धनात्मक पूर्णांक, जिसको पूर्ण संख्या भी कहते हैं। तो अगर किसी बीजीय व्यंजक के प्रत्येक पद में उपस्थित चर राशि का घातांक ऋणोत्तर पूर्णांक अर्थात पूर्ण संख्या है तो वो क्या हो जाएगा, बहुपद। जैसे देखिए इसमें 7x, अब इसमें देखिए यक्स है और x का घात क्या छुपा हुआ है, यहाँ पर घात कितना छुपा है, 1। यहाँ कितना घात है, 1, और 1 आप जानते हैं कि पूर्ण संख्या होती है। इसी तरह यहाँ देखिए इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, यहाँ पे x का घात कितना है, 0। आप ये बात ध्यान रखेंगे, अगर कहीं 2 लिखा हो तो इसका मतलब 2 गुणे 1 और इसका मतलब 2 इंटू यक्स का घात 0, क्योंकि आपको मैंने बताया था अभी इससे पिछले वाले वीडियो में जो 1.5 प्रश्नावली का हल था उसमें घातांक के नियम बताए गए थे। उसमें बता रखा था कि किसी भी संख्या का घात 0 बराबर 1 होता है, हालांकि वह संख्या 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात 0 के अलावा किसी भी संख्या का घात 0 होने पर उसका आंसर क्या हो जाता है, 1। तो देखिए 8 का मतलब 8x का घात 0, यहाँ पर घात कितना हो गया, 0। तो देखिए 0, 1, 2 ये सब क्या है, पूर्ण संख्याएं, इसलिए ये पूरा क्या है, बहुपद है। आगे देखिए ये लिखा है 9x धन y, यहाँ देखिए y का घात 1, x का घात 1, तो 1 1 क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद है। अगला देखिए ध्यान से, 11x - 12y, यक्स का घात 1 छुपा है, यहाँ पे 1 छुपा है, तो 1 1 क्या है, पूर्ण संख्या है। यहाँ देखिए 7z², ये क्या है, 2 है, 2 भी क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। अगर हम बात करें कि बहुपद कौन सा नहीं होता है, तो नहीं की बात करें तो अगर लिखा रहे 7x + 5 बटा यक्स, अब देखिए बटा यक्स है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 7x + 5x का घात -1। अब देखिए यहाँ पे यक्स का घात तो 1 है जो कि पूर्ण संख्या है, लेकिन इसमें देखिए क्या है, -1 है, इसलिए ये पूर्ण संख्या नहीं है। और जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये पूरा का पूरा बहुपद भी नहीं है। बहुपद होने के लिए प्रत्येक पद को देखना होता है। अगर किसी एक पद में भी पूर्ण संख्या के अलावा कुछ भी घातांक आ जाए तो वो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। एक उदाहरण और ले लीजिए जो बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। अगला हम बात करें, अगर लिखा है √x + 7, तो देखिए √ का मतलब होता है घात 1/2 और +7। अब यहाँ देखिए x का घात 1/2, 1/2 भी पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। तो हमें लगता है आप बहुपद को अच्छे से समझ गए होंगे। अब बहुपद कई प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें कि बहुपद कितने होते हैं, तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, बहुपद के प्रकार की अगर हम बात करें तो घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार होते हैं, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार होते हैं। तो कई प्रकार के बहुपद होते हैं जिनको हम थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम बहुपद को कायदे से समझ लेते हैं तो पहली प्रश्नावली को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रश्नावली आपकी जो NCERT की है कक्षा 9 की 2.1, उसमें बस कुछ खास नहीं है, बहुपद के प्रकार वगैरह है। अब देखिए घात के आधार पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले घातों के आधार पर आता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, अब ये रैखिक बहुपद क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है,
रैखिक बहुपद वह बहुपद जिसका घात, जिसमें उपस्थित चर राशि का घात 1 हो। घात का मतलब सबसे बड़ी घात से होता है। अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूं तो जैसे देखिए x + 7। अब यहाँ देखिए यहाँ घात कितना है, 1 है, बराबर कितना है, घात बराबर कितना है, यहाँ लिख देता हूं मैं, घात बराबर कितना है यहाँ पे 1 और यहाँ कितना है 0। अब देखिए 1 और 0 दोनों पूर्ण संख्याएं हैं तो ये बहुपद है, और बहुपद के लिए जो घात है इसका सबसे बड़ी घात को घात कहा जाता है, कितना है 1 है, इसलिए कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद। इसी तरह और भी लिख सकते हैं x + y + z + 7। यहाँ देखिए घात कितना है, इसका घात 1 है, इसका घात 1 है, इसका घात 1 है, इसका घात 0 है। तो आपको केवल इतना देखना है कि सबसे बड़ा घात कितना है, उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, घातांकों में 1 है। इसी प्रकार से इत्यादि बहुत सारे आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा होता है घातों के आधार पर। ये ध्यान रखना है घातों के आधार पर है सारे, घातों के आधार पर बहुपद, घातों के आधार पर बहुपद। अब ये कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। तो रैखिक बहुपद आपने जान लिया, रैखिक बहुपद हो गया। अब रैखिक बहुपद के बाद आता है आपका द्विघाती बहुपद। क्या नाम होता है, द्विघाती बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहां पर आप खाली नाम जान लीजिए, कक्षा 10 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कायदे से पढ़ेंगे। और रैखिक बहुपद की बात की जाए तो इसको बोल देते हैं इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखिए लीनियर पॉलिनोमियल आप समझ गए हैं। इसी तरह से द्विघाती बहुपद वह बहुपद जिसमें उपस्थित चर राशि की अधिकतम घात 2 हो। तो देखिए क्या क्या हो सकता है, x² + 7x + 2। यहाँ पर घात की अगर हम बात करें, घात देख लीजिए कितना होगा, इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, और यहाँ पे घात कितना है 0, क्योंकि 2 का मतलब 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2x का घात 0। अब देखिए सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए क्या है, द्विघाती बहुपद है। अगला देखिए, अगर मैं कहूँ 7y² + 8z + 9, तो इसमें देखिए घात 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो ये द्विघाती बहुपद है। इसी प्रकार से और भी हो सकते हैं, x² + 1 = x² + 1, ये भी क्या है, यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 0 है, इसलिए द्विघाती बहुपद है, ... इत्यादि। अब हमें लगता है आप समझ रहे होंगे। इसी प्रकार अगला क्या होगा, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद का मतलब होगा वह बहुपद जिसमें उपस्थित चर राशि की अधिकतम घात 3 हो, त्रिघाती बहुपद आ जाता है। इसी प्रकार चतुर्थ घाती बहुपद होता है, पंचघाती बहुपद होता है, या यूं कहें ... n घातीय बहुपद। n घातीय, ये ध्यान दीजिएगा, ये ... करके आएगा, n घातीय बहुपद। अब ये क्या होता है, n घातीय, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, इसको बोल देते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, डिग्री का मतलब घात है n। ये क्या होता है, कोई भी ले लो भाई आप उदाहरण के रूप में। अगर मैं कहूँ ax का घात n + by का घात n-1, या ऐसे लिख लेते हैं, x ही ले लेते हैं n-1। ऐसे घटते क्रम में आप कितना भी जोड़ते चले जाइए, प्लस माइनस के साथ, प्लस ... आप लिखते चले जाइए, और लास्ट में क्या लिख देंगे, आपका जो होगा कोई भी संख्या हो सकती है या कुछ हो सकता है, मान लेते हैं यहाँ पर आ गया ABCD मान लेते हैं आ गया। और ABCD ये सब क्या होंगे, संख्याएं होंगी, ये ध्यान रखना है, ये सब क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं। जहां पे ये जरूर लिखना होगा कि A0 = 0, क्योंकि अगर आपने 0 कर दिया a को तो ये घात n नहीं रह जाएगा, तब तो ये पूरा पद ही गायब हो जाएगा। तब कितना घात बचेगा, n-1, यानी n से 1 कम।
फिलहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। अगर समझ में कम आता है तो उसको छोड़ सकते हैं। अब देखिए, पदों के आधार पर बहुपद, घातों के आधार पर तो हो गया। अब अगर हम बात करें पदों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद, तो ये क्या होते हैं थोड़ा सा जान लेते हैं इनको भी। पद, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बीजगणित में पद को अलग करने वाले केवल दो ही चिन्ह होते हैं, प्लस और माइनस। गुणा भाग लगा है अगर कहीं पे, तो पद अलग अलग नहीं होते हैं। यानी कि एक चर अथवा दो चर राशियों में, एक चर और एक अचर अथवा दो चर राशियों में अगर कहीं प्लस माइनस के अलावा गुणा भाग है तो वो पदों को अलग अलग नहीं करता है। तो पदों के आधार पर पहला क्या होता है, एक पदी, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, जिसको मोनोमियल कहा जाता है, मोनोमियल्स। ये क्या होते हैं, ये वे बहुपद होते हैं जिसमें केवल एक पद हो। नाम से ही क्लियर है, एक पदी। तो इसको बहुत ज्यादा डेफिनेशन अगर आप चाहें परिभाषा तो लिख सकते हैं, मैं केवल उदाहरण दे देता हूं। जैसे देखिए 2x, इसमें एक ही पद है, 2 गुणे x बराबर 2x, इसमें प्लस माइनस नहीं है, एक ही पद है। हाँ, माइनस अगर लगना होता तो आगे लग सकता था। अगर मैं कहूँ -7y, इसमें भी एक ही पद है। अगर मैं कहूँ केवल x, एक ही पद है, केवल 2, एक ही पद है, डॉट 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 इत्यादि। इसी प्रकार से दूसरा जो होगा द्विपदी बहुपद। अगला क्या हो सकता है आपका, एक पदी के बाद द्विपदी बहुपद या द्विपद बहुपद, द्विपद बहुपद, बाइनोमियल्स, बाइनोमियल्स। ये क्या होते हैं भाई, देखिए द्विपद बहुपद क्या होता है, वे बहुपद जिसमें दो पद हों। अब देखिए मैंने कहा था प्लस और माइनस अगर चर अचर राशियों के बीच अथवा चर और चर राशियों के बीच लग जाता है तो वो पदों को अलग अलग कर देता है। तो देखिए कैसे, अगर मैं कहूँ x + y, अब देखिए इसमें एक ये हो गया, एक ये हो गया, बीच में प्लस लगा है तो द्विपदी बहुपद हो गया ये। अगर मैं बात करूँ x² + 7, इसमें भी दो पद है, द्विपदी हो गया। अगर मैं कहूँ z² + 9y, इसमें भी दो पद हो गए, डॉट 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 इत्यादि। अच्छा, प्लस के अलावा आप चाहें तो माइनस भी कर सकते हैं, p³ - 7x, ये भी क्या है, द्विपद बहुपद, डॉट 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 इत्यादि। तो द्विपद बहुपद हो गया। अब हमें लगता है आप समझ गए होंगे, इसके बाद त्रिपद आएगा। देख लेते हैं त्रिपद बहुपद को भी, ट्राइनोमियल्स, त्रिपद बहुपद, बहुपद, ट्राइनोमियल्स। ये क्या होते हैं, ट्राइनोमियल्स। ध्यान दीजिएगा, इसमें तीन पद होंगे, नाम से ही क्लियर है, ट्राई मतलब तीन, या त्रि मतलब तीन। तो देखिए इसमें लिख सकते हैं x² + y² + z, तीन पद हो गए, एक पद, दो पद, तीन पद। इसी तरह 7x - 8y + 9z, आप घात भी लगा सकते हैं कुछ, क्योंकि इसमें घात से कोई मतलब नहीं होता, कितना भी घात हो सकता है, बस पदों की संख्या गिनी जाती है। अगला देखिए 9z - 8x और +2/3y, ऐसे भी कह सकते हैं, डॉट 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 इत्यादि। अनंत होते हैं बहुपदों के उदाहरण। तो इस तरह से त्रिपद बहुपद भी हो जाता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, इसी तरह से आप n पदों की संख्या ले सकते हैं, कितने भी पद जोड़ते चले जाइए। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और बच रहा है, उसका नाम है, मैं स्टार बना के लिखूंगा, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल। क्या नाम होता है, जीरो पॉलिनोमियल। अब ये जीरो पॉलिनोमियल इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये एक ऐसा बहुपद होता है जिसके संपूर्ण पदों का योग जो होता है वो शून्य के बराबर होता है। कितने भी ले लिए जाए, आंसर क्या आएगा, शून्य। और शून्य बहुपद की घात जो है अपरिभाषित होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगर हम बहुपद की परिभाषा की बात करें तो वह बहुपद
जिसके सभी पदों का योग शून्य हो अथवा जिसका संपूर्ण मान शून्य हो। आप ऐसे लिख सकते हैं 0x का घात 2 प्लस 0x का क्यूब प्लस 0x प्लस 0, ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए ये सारा आंसर क्या आने वाला है, शून्य। आप ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स, ये भी हो सकता है। आप ऐसे लिख सकते हैं 0x का घात 4 प्लस 0x क्यूब प्लस 0x, बस इतना ही लिख दीजिए। मतलब सब कुछ, सारा सॉल्यूशन, सारा आंसर क्या आएगा, शून्य, डॉट 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 इत्यादि। अब देखिए एक महत्वपूर्ण जो स्टेटमेंट है जो कंपटीशन में बहुत पूछा गया है, और एक अभी इससे पहले 2021 में जूनियर हाई स्कूल एडेड की परीक्षा हुई थी सहायक अध्यापक और प्रधानाचार्य की। उसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि शून्य बहुपद की घात होती है, 3-4 ऑप्शन दिए थे, तो उसमें क्या सही होगा, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, अपरिभाषित होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। अब इसी प्रकार से और भी आप उदाहरण ले सकते हैं। एक प्रश्न और जो पूछा जाता है वो ये होता है कि बहुत सारे बहुपद दे दिए जाएंगे, आपको कहा जाएगा मानक रूप में लिखो। तो मानक रूप में लिखने का मतलब क्या है, घातों को घटते क्रम में यानी अवरोही क्रम में, अथवा घातों को बढ़ते क्रम में यानी आरोही क्रम में लिखना। एक और पूछ लेता है गुणांक अगर हम बात करें, जैसे कह देता हूं मैं, एक प्रश्न बना देता हूं। प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है, बहुपद 7x² प्लस 8x प्लस 9 में x² का गुणांक। ऐसे पूछ लिया कि बताओ, मैंने क्वेश्चन मार्क। तो आप क्या करेंगे, यहां पर आपको देख लेना है गुणांक का मतलब है गुणा करने वाला अंक, अंक का मतलब संख्या, अंक का मतलब अंक से नहीं है, संख्या से। तो देखिए x² में किसने गुणा कर रखा है, तो क्या लिखेंगे, x² का गुणांक को अंग्रेजी में कोफिशिएंट कहा जाता है। वो क्या होगा, x² में किसने गुणा कर रखा है, 7 ने, तो आंसर क्या हो जाएगा, 7। इसी तरह से और भी हो सकता है, अगर पूछता कि x का गुणांक बताओ, तो x का गुणांक क्या हो जाता है, x का कोफिशिएंट। अब देखिए x का कोफिशिएंट कितना है, 8 है। अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूं, -8, तो आंसर कितना आएगा, -8। ऐसे आप कई तरह के प्रश्न हल कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये हो गया आपका बहुपद के बारे में बेसिक जानकारी। अब अगले वीडियो में मैं चाहूँगा कि आपके प्रश्नावली 2.1 का सारा क्वेश्चन का सलूशन करवा दूं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर एक ही वीडियो में करेंगे। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।